क्या होता है ये ऊपर वाला जाने, क्यों होता है ऊपर वाला जाने। हम तो ये देखा है कि जो निर्दोष है वो भी फांसी चढ़ जाता है जी और जो दोषी है वो भी रिहा हो जाता है। इसलिए कि हम लोगों के समाज में अगर कोई वकील आपको इस तरह से आपको तंग कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, आपके साथ बिना काम किए हुए पैसा ले रहा है, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, तो बार काउंसिल उसके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं। बार काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, अच्छा उसको प्रोफेशन से बाहर कर सकता है। जी जी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट वो है, वकील के खिलाफ भी हो सकता है। अंकल। हम लोग काफ़ी टाइम ये भी देखते हैं कि कोई जब एक्टर होता है या कोई पॉलिटिशियन होते हैं तो उनका जो केसेस है वो रात को 12 बजे भी कोर्ट हियर करती है। वो कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई इंसान थोड़े से इमरजेंसी में है या हरी में है, तो क्या उसके पास उस समय कोई रास्ता होता है जिससे वो अपने केस को थोड़ा सा फास्ट कर सके? इंसान की, दैट मीन्स मैं ये समझ रहा हूँ कि हर बार इंसान के पास एक ना एक रास्ता रेमडी होता है, हाँ, रेमडीलेस कोई नहीं है। कोई नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र 15 साल की है या आपकी उम्र 50 साल की है। आपके लाइफ में आपके पास लॉ की, कानून की कुछ बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। और ऐसा मैं आपको अपने लाइफ के कुछ रीसेंट एक्सपीरियंसेस से भी कह रहा हूँ। लॉ की नॉलेज एक दीप की तरह होती है जो मुश्किल सिचुएशन आने पे आपको चीज़ें क्लियर देखने में मदद करती है, आपका डर कम करती है। ये एक लाइफ सेवर की तरह होती है। और आज के हमारे गेस्ट मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह सर हाई कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी एक्सपर्टीज क्रिमिनल केसेस में है। इन्होंने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस को डील किया है और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के लिए कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस को भी डील किया है। 1986 से 2006 तक बिहार बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। और अभी ये EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के इंचार्ज है, जिसका काम होता है राज्य में 10 करोड़ से अधिक के जितने भी घोटाले होते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना। आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी। इस वीडियो में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, मगर अगर आपके लाइफ में भी कुछ क्वेश्चंस है लॉ की, कानून की, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। सीनियर एडवोकेट फ्रॉम पटना हाई कोर्ट विश्वनाथ प्रसाद सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। कैसा फील हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। इट्स एन ऑनर स्पीकिंग टू यू सर। मैं काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था कि मुझे आपके जैसे कोई नॉलेजेबल इंसान जो लॉ कानून को इतनी अच्छी तरीके से जानते हो, एक्सपीरियंस हो, बट भगवान ने मेरी सुन ली और मैं आपके पास आ पहुंचा इस तरीके से। सर ये जो पॉडकास्ट है ना, इसके थ्रू हमारा ये कोशिश है कि देश को, लोगों को थोड़ी सी कानून की, लॉ की नॉलेज हम उनको शेयर कर सके, सो डैट कि उनके लाइफ में जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो उसको लॉ के हिसाब से समझकर अपने लाइफ को ईजी कर सके। सर मेरा फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो लॉ का सिस्टम है, यहाँ पे किसी केस को सॉल्व होने में इतना सारा टाइम क्यों लग जाता है? केस स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले इस पर हम बात करें। जी जी जैसे अगर क्रिमिनल केस है जी तो कोई घटना घटती है, जी उसका इन्फॉर्मेशन थाना को दिया जाता है, जी पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। लॉ में रिस्ट्रिक्शन है कितना दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए रफली। अगर बुलादा को आप अरेस्ट करते हैं तो प्रोविजन है कि 60 दिन या 90 दिन में दफाओं के हिसाब से उसको बेल होगा। 60 दिन या 90 दिन? हाँ, सीरियस ऑफेंसेस के हिसाब से है 90 दिन, बाकी के लिए 60 दिन है। तो इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगाती है पुलिस। अच्छा, क्योंकि कोई केस उससे आगे बढ़ेगा जब पुलिस फाइनल फॉर्म सबमिट करेगी तभी। अगर फाइनल फॉर्म सबमिट करने में पुलिस ने सबको, फाइनल फॉर्म होता है कि पुलिस का रिपोर्ट जो है दैट इज कॉल्ड फाइनल फॉर्म। जी जी उसमें व्यवहार में दो बातें कही जाती है कि जनरली लोग चार्जशीट अगर एक्यूज को सेंटअप करता है फॉर ट्रायल तो चार्जशीट का सोशली यूज जनरली यूज होता है वर्ड चार्जशीट, और अगर फाइनल छोड़ दिया तो लोग कहता है कि फाइनल फॉर्म सबमिट हो गया। तब ये सबमिट होकर जब जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, पुलिस रिपोर्ट को देखेगा, उससे अगर एग्री करेगा तो उसके हिसाब से जो है उसका करेगा। अगर माने पुलिस फाइन डिस्चार्ज कर दिया, किसी चीज़ को सेंटअप नहीं किया तो केस को डिस्चार्ज कर देगा उसको। अगर सेंटअप किया है लोगों को तो उस पर देखेगा कि कौन कौन दफ़ा में उस पर कॉग्निजेंस होना चाहिए, उस पर कॉग्निजेंस लेगा। वो कॉग्निजेंस लेगा, मुदादा अगर पहले से अपेयर कर चुका है तो ठीक है, नहीं तो नोटिस समन होगा सब मुदादों को, फिर उसके लिए मुदादा अपेयर करेंगे तब उन पर चार्ज फ्रेम होगा, पुलिस कॉपी दिया जाएगा उनको, उस पर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद दफ़ा क्या है, अगर सेशन ट्रायल का मान लीजिए केस है
तो उसका कमिटमेंट होगा। अगर बैस्टिलियर ट्रायल का है तो वहीं उसका ट्रायल शुरू होगा। अब उसके बाद गवाही, पुलिस पेपर उसको दिया जाएगा, उसके बाद गवाही शुरू होगी। इसी प्रक्रिया में टाइम लगता टाइम है। लग जाता है। अब गवाही है, कितने गवाही हैं, समय पर गवाह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, गवाह के प्रोडक्शन में डिले हो रहा है। ये भी कारण होता है कि कोर्ट में गवाहों का प्रोडक्शन ही टाइम पर नहीं हो पाता है। सर मान लीजिए कि कोई इंसान थोड़े से इमरजेंसी में है या हरी में है, तो क्या उसके पास उस समय कोई रास्ता होता है जिससे वो अपने केस को थोड़ा सा फास्ट कर सके? फास्ट करने के लिए कोर्ट को मूव करेगा, कोर्ट को यहाँ वो बहस करावेगा कि कोर्ट को हमारा कहेगा, एप्लीकेशन देगा, ओरल सबमिशन अपने से करेगा, या अगर उसका वकील है तो वकील के थ्रू करावेगा। तो ये हो सकता है। हाँ, गवाह नहीं आ रहा है तो गवाह पर समन कीजिए, नहीं आता है तो वारंट कीजिए, जो कीजिए, एक्सपेडाइट करने की कोशिश किया जा सकता है। अंकल हम लोग काफी टाइम ये भी देखते हैं कि कोई जब एक्टर होता है या कोई पॉलिटिशियन होते हैं तो उनका जो केसेस है वो रात को 12 बजे भी कोर्ट हियर करती है, वो कैसे होता है? वो होता है कि जैसे मान लीजिए आप इमरजेंसी पे अर्जेंट केस है, जैसे मान लीजिए किसी मुलाजा को फांसी पड़ने की बात, अभी आप उसी पर कर रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, जिसका फांसी होने की सजा थी उस पर सुनाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने रात में, सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए अब ऐसा अर्जेंट मैटर है तो चीफ जस्टिस के यहाँ मेंशन होता है। चीफ जस्टिस अगर फील करेंगे कि इसको अब सुनना है, कोर्ट तो हर समय कभी कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। अच्छा, कभी भी कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। तो अगर चीफ जस्टिस ने बेंच कंस्टिट्यूट करेगा तो उसका बहस होगा, जो रिजल्ट होना होगा होगा। दैट मीन्स कि कोई आम आदमी भी अगर उसको ऐसा कोई इमरजेंसी लगता है तो वो बोल सकता है। अगर वो जज फील करे कि उसको ऐसा इमरजेंसी है, आउट ऑफ टर्न हमको सुनना चाहिए, तो सुनेगा। ये डिस्कशन जज का है। अंकल एक केस है, अभी से लगभग 10 दिन पहले मेरा ऋतिक है, ये एक मूवी देख रहा था, गंगा जल। वहाँ पे अजय देवगन एक एसपी होते हैं, बट उनकी कार खराब हो जाती है। फिर वो एक लोकल बस से सफर करने लगते हैं। आगे एक पुलिस की चेक पोस्ट होती है, पुलिस को पता नहीं होता है कि वो एसपी है। तो अजय देवगन पूछते हैं कि ये चेकिंग क्यों हो रही है। उस पर पुलिस गुस्सा हो जाता है और उनको बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और उसको पकड़कर जेल ले जाने लगता है। बट उनको पता चलता है कि एसपी है तो फिर माफी मांग लेते हैं। लेकिन सर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या कोई नॉर्मल इंसान किसी पुलिस से क्वेश्चन आंसर कर सकता है अगर उसको लगे? देखिए, करने का अधिकार तो है ही जी। अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं या सर्च करते हो, आपको करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं आप। लेकिन अगर मान लिए पुलिस नॉर्मल है तो उसको उस पर एक्ट अपॉन करना चाहिए। कि पुलिस अगर ईगो में है तो उसका कीजिए। ये सर ईगो की बात है, क्योंकि ईगो है या अदरवाइज इंटरेस्टेड हो, हाँ अदरवाइज इंटरेस्टेड हो तो उसका बिहेवियर दूसरा होगा। सर इस केस में वो इंसान खुद को कैसे सेव करे, क्योंकि उसको क्वेश्चन भी पूछना है और पुलिस तो जैसे ही क्वेश्चन करेंगे वो बोलेगा तुम मेरे साथ बिहेव बुरा तब जैसे मान लीजिए गलत ही किसी को अरेस्ट कर लेता है जी, पकड़ के थाने में ले जाए, तो आपके पास रास्ता तो ये कि उसके खिलाफ आप दरखास्त दीजिए, कोर्ट में दरखास्त दीजिए। अच्छा, ये दे सकते हैं हम, या आप हायर पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ दे दीजिए जी। वही रेमडी होगा ना। तो अंकल मान लीजिए कि मैं हूँ राइट, मैं पुलिस के पास गया, मैंने उनसे बस पूछा कि मैंने क्या गलती की है। अब इस पे पुलिस ने मुझे डांट दिया तो मैं तो डर जाऊंगा एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब मैं डर गया, मैं वापस से नहीं किया। अब उस केस में मैं किसको लिख सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ? हायर पुलिस ऑफिसर को। और वो हायर पुलिस ऑफिसर कौन होंगे? लेट्स से कि मैं एक गांव में रहता हूं। जैसे सबका होता है ना, जैसे थाना में मान लिया ऑफिसर इंचार्ज है जी, पुलिस पर रैंकिंग है ना, एसआई होता है, एसआई होता है, इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है, कमिश्नर, डीआईजी होता है, आईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं। इतना हायरार्की है उसका, उसमें जो जहां आप फंसे हैं उसके ऊपर वाले को आप कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले को कर सकते हैं। जी अंकल, एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, बट उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा ये जो सन्हा होता है, इंफॉर्मेटरी होता है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सन्हा कोई घटना घटती है जी, जो कॉग्निजेबल नहीं है। जी, कॉग्निजेबल हो रहा तो पुलिस एफआईआर करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। कॉग्निजेबल नहीं है तो उसको स्टेशन डायरी एंट्री करना है, सन्हा जिसको आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेशन डायरी एंट्री। तो स्टेशन डायरी एंट्री में लिखेगा आपका जो कब शिकायत है वो आपको स्टेशन डायरी में लिखेगा, उसकी कॉपी आपको दे सकता है, देगा जो आपने किया है। अब स्टेशन डायरी एंट्री में किस तरह की बातें हैं उस पर डिपेंड करेगी। जी। तो नॉर्मली स्टेशन डायरी एंट्री तो खाली एंट्री होकर आ जाता है, होकर रह जाएगी। सो बेसिकली अंकल सन्हा
कुछ ऐसा है कि मुझे अगर कहीं पे लग रहा है कि किसी चीज से खतरा है तो मैं पुलिस को जाकर पहले से बोलूंगा कि मुझे ये फील हो रहा है। हाँ हाँ, आप जैसा अप्रहेंड कर रहे हैं कि कोई फना आदमी हमारे खिलाफ मारने की तैयारी कर रहा है, तो वो आप जाके सना देंगे। अगर कोर्ट पुलिस फील करेगी कि नहीं डेंजर रियल में है तो पुलिस उस पर एक्ट अपन कर सकती है, कर सकती है। दूसरा इंफॉर्मेशन देने का है, कोर्ट में पिटिशन फाइल करने का। सीजन कोर्ट में आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं इसके बारे में कि हम हमारे साथ ये एप्रीहेंशन है, हमको ये खतरा है। सीजन उस पर एक्ट अपन कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को उस पर एक्ट अपन करने के लिए। सो अंकल क्वेश्चन मेरा ये था, मेन क्वेश्चन ये था कि एक मैंने सामने से होते हुए देखा कि दो लोग थे, तो जो फर्स्ट लोग थे उसने सेकंड पे अटैक किया और उसने ही जाके सन्हा कर दिया पुलिस को। जो मारा वही, हाँ सन्हा कर दिया। तो जो सेकंड पार्टी थी वो ऑलरेडी डर गई, वो वीक हो गई कि अब मैं कुछ भी करता हूँ वो मुझे पे फिर से अटैक भी करता है, मैं अगर रिवर्ट करता हूँ तो सन्हा है तो मेरे पे हो जाएगा केस। अब इस केस में अंकल जो सेकंड पार्टी है वो तो वीक हो गई, वो कैसे खुद को सेव करेगी? नहीं, सन्हा में क्या लिख के वो देता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मानिए वो सन्हा में वही कहता है कि हमको सब मारा है, सेम यही, तब कॉग्निटिव ऑफेंस हो जाएगा। झूठा केस होता है ना। पहले से जाकर कोई घटना घटती है तो एक्यूज की तरफ से कभी कभी एफआईआर हो जाता है। अच्छा, ये उन पे उल्टा भी पड़ सकता है अपने बचाने के लिए जी। तो अगर ऐसा उल्टा दिया कोई कर देता है तो उसके खिलाफ फिर आप दरखास्त दीजिए। आप एफआईआर करना चाहते हैं तो आप अपना एफआईआर कीजिए, फिर उसके ऊपर केस होगा। सो बेसिकली मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो सेकंड पार्टी है वो कोर्ट को ये बोल सकती है कि इनका ये पहले से सोचा था और इन्होंने पहले से सन्हा दिया। हाँ, मैंने क्राइम, इनको चूंकि क्राइम करना था इसलिए अपने डिफेंस के रूप में उन्होंने पहले एक हम सन्हा करा दिया और उसका घटना की आप डिफेंस ले रहे हैं कि हम उसके कारण हम इनको किया गया। सो अंकल एक और क्वेश्चन सेम है। लेट्स से कि कोई इंसान है राइट, वो पुलिस स्टेशन जाता है अपना कंप्लेन दायर करने, और पुलिस स्टेशन वाला किसी भी इन्फ्लुएंस में, कोई हायर पावर के इन्फ्लुएंस में उस पर्टिकुलर इंसान का केस नहीं लेता है। अब क्या हो गया कि वो डीएम के पास जाता है। लेट्स से कि डीएम भी डीएम करने की जरूरत नहीं है, पुलिस केस अगर नहीं ले रही तो डीएम के जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो लेट्स से अगर पुलिस ने आपका थाना में गए, आप एफआईआर लेके दिया या बयान अपना देना चाहे, वो केस नहीं किया आपका, तो उसके खिलाफ जो आप लेके दरखास्त दिए हैं, जो आपका केस है वो लिखा आप एसपी के यहाँ भेज दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से। उसको फिर से लिखकर एसपी के यहाँ भेज दीजिए, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए एसपी के यहाँ। तो अंकल ये जब अब वहाँ वो एसपी अगर उसको देखने के बाद उस पर एक्ट अपॉन कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके एसपी का भेजा, एसपी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया मान लीजिए, तो आप इस बात की सारी बातों का जिक्र करते हुए, अपनी घटना का वर्णन करते हुए आप कोर्ट पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो इंसान की, दैट मीन्स मैं ये समझ रहा हूँ कि हर बार इंसान के पास एक ना एक रास्ता रेमेडी है। हाँ, रेमेडीलेस कोई नहीं है। तो उसको एक राइट लाइक एडवोकेट के पास जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इतना अगर अपने नहीं जानता है तब उस कानून की जानकारी नहीं है तो जो कानून जानता है उसके जाना चाहिए। अंकल एक ये बहुत थिन लाइन वाली क्वेश्चन है, ये भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से ली गई है। अंकल क्या कोई इंसान, लेट्स से कि अगर वो कोई डीएम है, कोई आईएएस ऑफिसर है, लेट्स से कोई जज है, लेट्स से कोई और हायर पॉलिटिशियन है, अगर वो किसी वीक इंसान पे किसी भी टाइप से गलत व्यवहार कर रहा है, क्या अंकल हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि जो वीक इंसान है वो फिर भी उनसे जीत पाए? कर सकता होता है। हाँ, बहुत अभी देखे हुए है कि बहुत हाई अप्स वालों लोगों को भी कभी परेशानी झेल रहे हैं। एसपी तक पर वारंट हुआ है, एसपी तक भी जब्ती कुरी की बात हो रही है। तो उस इंसान को अंकल क्या करना चाहिए? करने का प्रक्रिया फिर वही होगा। उसको फिर जो आप कर रहा है उसके हायर ऑफिसर के यहाँ देगा। अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसके खिलाफ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया फॉलो करेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में जो लोग होते हैं हायर लाइक पोस्ट वाले, वो अपने इन्फ्लुएंस से काम करते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस से काम करते हैं तो उसको तो इसको बीट करना पड़ेगा। तो उसे हायर ऑफिसर को अप्रोच कीजिए, कोर्ट को अप्रोच कीजिए। सो अंकल आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि क्या ऐसे केसेस में जो सेकंड पार्टी है वो एक्चुअली वीक होती है या वो वीक नहीं होती है, बस उसको फील हो जाता है कि मैं वीक हूँ? नहीं, वीक मतलब किस मामले में वीक? इस मामले में कि अंकल उसको तो ये फील हो जाएगा कि ये पार्टी जो है ये अपने इन्फ्लुएंस से काम कर रही है। नहीं, तो डिपेंड करता है उस आदमी का क्या एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करेगा। एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। वो अगर समझता है कि गलत हो रहा है तो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, बहुत जल्दी सकम भी कर जा सकता है। अच्छा,
यस, वही वही बात है अंकल सर। तो वो किस एटीट्यूड का आदमी है, किस एक्सट्रीम तक जाना चाहता है। अभी तक पेपर में लगातार आप देख रहे होंगे कि लड़की के बारे में जो डीएसपी था उसके उस पर बात कर रहा केस हुआ था उस पर, जी 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 जी। जिसका एंटीसिपेटिव रिजेक्ट हुआ है। अंकल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कि कोई इंसान है, उसके घर से कोई कार चोरी हो गई, कोई बाइक चोरी हो गई, लेट्स से कुछ मोबाइल चोरी हो गया। अब वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करता है। वो हर वीक बाय वीक पुलिस के पास जाता है। पुलिस कह रही है काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बट उसको कुछ होता दिख नहीं रहा है। वो कैसे पता कर सकता है कि एक्चुअली में पुलिस उसके केस को लेकर सीरियस है कि भी नहीं? हाँ, पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई केस किया, मारपीट का कोई केस किया जी और आपने एफआईआर किया, देखा कि पुलिस सीरियस ऑफेंसेज है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसका पता आपको चल जाएगा कि बुलाला को अरेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पुलिस को बुलाला को चेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आए पुलिस ऑफिसर के यहाँ जाकर आप दरखास्त दीजिए। अंकल ये जो बहुत केसेज में क्रिमिनल रिट भी होता है इसी के लिए। क्रिमिनल रिट रीट, अच्छा इनको थोड़ा अंकल डिस्क्राइब कर देंगे? रीट जो हाई कोर्ट जजेस को और सुप्रीम कोर्ट जजेस को रीट का पावर है। जी रीट होता है मतलब बहुत तरह का रीट होता है। जी जी। अभी वाले केस में कौन से रीट आ जाएगी? अब जैसे मान लीजिए अभी करेगा डायरेक्शन के लिए रीट ऑफ मैंडेमस हो सकता है, जी डायरेक्शन देगा कि ऐसा कीजिए। जी जी। लेट्स से अंकल की अगर कोई ऑर्डर है उसको खत्म करना खाली है तो रीट ऑफ सर्जरी होता है उसके लिए। रीट है, रीट ऑफ मैंडेमस होता है। मैंडेमस दो तरह का होता है, प्रोविजन भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। करने के लिए भी जैसे क्या सकता है, ये नहीं करो, इसका भी डायरेक्शन हो सकता है उसमें। अंकल लेट्स से कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, राइट, ये दूसरा क्वेश्चन। लेट्स से मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, अब मेरी कार किसी के साथ टकरा गई, राइट। अब एक्सीडेंट तो हो गई है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो समहाउ थोड़ी सी हायर पोस्ट पे या कुछ भी है। अब उस केस में भी सर जो लोकल पुलिस है वो मेरी ना सुने या नहीं, मेरे अगेंस्ट करते। आप ड्राइव कर रहे थे तो आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आपका था तो आप किस टाइम उसमें दोषी आप हैं। तो दोषी आप ना है भैया, आप चला रहे हैं तो। जी 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 जी। अगर आपकी गाड़ी को आप किसी लाइन में आ रहे हैं, दूसरा कोई साइड आके आपको मारता है तो वो दोषी होगा। हाँ तो अगर आपकी गाड़ी से आपने किसी को मारा है तो आपको तो आप दोषी हैं। हाँ ये तो क्वेश्चन पुलिस आपके अगेंस्ट एक्ट करबे करेगी। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है अंकल कि लेट्स से कि मैं राइट हूँ, धक्का लगा, अभी राइट और रॉन्ग को हम नहीं देख रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि जो सामने वाली पार्टी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, राइट, तो जो पुलिस है तो मेरी नहीं सुनेगी, तो केस तो मेरे पे बन जाएगा पहले ही, विदाउट ये देखे कि मेरी आपकी गलती नहीं है, ये कैसे आप डिसाइड कीजिएगा। ये सपोज करके चल रहा है कि मैं राइट लेन में जा रहा हूँ, वो रॉन्ग लेन से आ रहे थे और धक्की लगी। हाँ, लेकिन लोकल अगर राइट ड्राइविंग लेन में ही आप जा रहे हैं, अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ड्राइविंग रैश और नेग्लिजेंट था कि नहीं था। जी अगर ड्राइविंग आपका रैश और नेग्लिजेंट था तो रॉन्ग अपने लेन में करेक्ट लेन में भी है तब भी आप एक्सीडेंट दोषी होइएगा। दोषी होंगे, राइट। हाँ अब जैसे रैश जाता है ना कि ट्रक लेके जा रहा था, साइड में बस जो लोग बैठे हुए थे उनको क्रॉस करते हुए चला गया, तो लेन तो उसका करेक्ट रहता है। हाँ हाँ। सो अंकल ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव ये है कि अगर मैं राइट हूँ फिर भी मेरी जो लोकल पुलिस है वो इस वजह से नहीं सुन रही है कि आप खिलाफ पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ यस, तो उसके खिलाफ फिर आपका वही प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर है। दूसरा हायर पुलिस ऑफिसर को अप्रोच कीजिए, नहीं सुनेगा तो कोर्ट में जाइए। हायर पुलिस को रास्ता तो वही है। वही है। अंकल क्या कोई इंसान अगर उसको फील होता है समहाउ तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अपील कर सकता है अपने केस में? किस काम के लिए? लेट्स से कि उसके अब प्रॉब्लम कहिए तो हम कहेंगे इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता। लेट्स से कि उसको बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया गया और जो लोकल लाइक कोर्ट है उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे उसकी नहीं सुनी जा रही है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, और उसको फील होता है कि यहाँ पे मेरे खिलाफ है सारी चीजें, क्या वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट अगर उसका डिटेंशन इलीगल है तो उसके लिए हाई कोर्ट में आ सकता है, कर सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? अगर उसको हाई कोर्ट में बस एप्लीकेशन करना होगा या क्या प्रोसेस है? उसका रीट ड्राफ्ट करेगा, उस हिसाब से पूरा रीट ड्राफ्ट करावेगा, प्रेयर क्या उसका सो लिखे, घटना क्या हुई सो वर्णन करेगा, ये सब लिखा के हाई कोर्ट जो फॉर्मेलिटी है सो पूरा करना होगा।
तो हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। सो अंकल, इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई बहुत अच्छे से कि कोई भी इंसान कभी भी उसके पास हमेशा रास्ता होता है, हाँ, रास्ता बंद नहीं होता। बंद नहीं होता है। हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं हो, लेकिन इस वाले मैटर में उसके पास हमेशा एक रास्ता होता है, बस उसको सही पर्सन को ढूंढकर वो रास्ता निकालना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है अंकल, लेट्स से कि कोई पुलिस ऑफिसर है, राइट? अब वो किसी इंसान को अरेस्ट करने आ ही गई, अब आ गई, अब वो लाइक उसकी गलती है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, बट अब तो पुलिस आ गई। अब उस समय उस इंसान को पुलिस से कैसे बात करना चाहिए, और क्या ये जो अरेस्ट वाली चीज पुलिस है? से यही पूछना पड़ेगा कि हमको क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं। जी, फर्स्ट थिंग। अगर उसने कहेगा कि ये आप पर इल्जाम है इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपके नजदीकी एक आदमी को इन्फॉर्म कर देगा कि उनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, उसको आपको रिएक्शन करना है अपना पर कीजिए। क्या अंकल वो इंसान उस समय उस अरेस्ट को रोक सकता है? नहीं रोक इसे कैसे रोक सकता है? अगर आप मुदाला हैं, नॉन आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके खिलाफ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने किया है, तो पकड़ तो नहीं जाएगा, उसके बाद आपका बेल कराने का स्टेज आएगा। तो उस समय वो पूछ सकता है कि मेरी हाँ, क्या जानकारी दे सकती है क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और अपने जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन है हाँ, उनको खबर कर सकता उनको इन्फॉर्म कर सकता है। ये उसके राइट है। है। हाँ, एकदम। अब अंकल थोड़ा सा इससे बाहर की क्वेश्चन करेंगे कि ये क्वेश्चन आपने पूछा था डिले के बारे में, जी जी तो हमने खाली फौजदारी क्रिमिनल केस के बारे में आपसे कहा। हाँ। सिविल केस के डिले के बारे में आपने पूछा नहीं। हाँ, बताइए अंकल। सिविल केस में क्या कैसे केस होता है? जैसे सिविल केस में टाइटल सूट फाइल होता है, जनरली उसी के लिए चलता है। तो टाइटल सूट माने किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है, तो वो एक प्लेंट फाइल करेगा जी जी कोर्ट में, हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, हमको ये रिलीफ चाहिए, जमीन का बंटवारा करना है तो बंटवारा करना का चाहिए, जमीन हमारा टाइटल है दूसरा दखल कर लिया है तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए जाएगा, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए जाएगा, तो वो चेक हुआ, वो फाइल करेगा। अब वो फाइल करेगा तो उसके बाद होगा नोटिस होगा चुनाव पार्टी को। अब नोटिस के सर्विस में डिले लगता है, सर्विस में डिले। अगर पार्टी तेज है तो जाएगा वहाँ, उसको वापस करवा देगा, कहेगा देवगढ़ गए हुए हैं तो बनारस गए हुए हैं, है नहीं। इस तरह से सर्विस कराने में डिले करता है। अब सर्विस कराने के लिए पहले जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट पे जाता है, वो भी डिलीवर नहीं होगा तो पेपर पब्लिकेशन होता है, तो ये कराने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये काम करने के बाद अगर पार्टी अपियर हो गया सब पार्टी, तब वो पार्टी अपना बयान तो रेडी फाइल करेगा, जवाब, उसके लिए टाइम का प्रक्रिया चलता है, उसमें डिले होता है। क्योंकि जो खिलाफ पार्टी है जिसके खिलाफ रिलीफ लेने आए हैं वो हर समय चाहेगा कि जितना डिले कर सके, उसको डिले में एडवांटेज है। और जो केस किया है उसको स्पीडी डिस्पोजल में एडवांटेज है। इसी अब टग ऑफ वॉर चलता रहता है और टाइम चलते रहता है, इसी में टाइम कुछ निकलता जाता है। और अंकल अक्सर ही मैंने ये सुना है, बचपन से ही सुना है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत हद तक ये गलत है, बट मैंने सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि जो एडवोकेट है वो खुद के पैसे बनाने के लिए ऐसे डिले करते हैं। एक बात जान लीजिए, एडवोकेट भी आदमी है, समाज में हर तरह के आदमी आपको मिलते हैं, अच्छे ही मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। इस प्रोफेशन भी तो समाज का ही पार्ट है, तो इसमें भी हर तरह के लोग हैं। अब आपका पाला किससे पड़ा है वो तो ऊपर जाता है। हम ये नहीं कर सकते हैं सारे वकील दूध के धोए हुए हैं, ये हम कहने के लिए समर्थ नहीं, ऐसा मतलब, लेकिन कुछ लोग हैं जैसा करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। अंकल उससे अगर मान लो कि अगर कोई एडवोकेट ऐसा कर रहा है, कैसे बच सकते हैं? वकील बदलने से। वकील बदलना होगा जी। अब अंकल अब थोड़ा सा ना, अब हम वकील के लिए वो कंट्रोल करने के लिए आपका बार काउंसिल है। बार काउंसिल है। अगर कोई वकील आपको इस तरह से आपको तंग कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, आपके साथ बिना काम किए हुए पैसा ले रहा है, इससे कुछ आप कर रहे हैं तो बार काउंसिल उसके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं। बार काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, अच्छा, उसको प्रोफेशन से बाहर कर सकता है। जी जी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट वो है, वकील के खिलाफ भी हो सकता है। अंकल अब ना थोड़ा सा ये प्रोफेशन से थोड़ा सा अब आपकी लाइफ पे आते हैं। आप ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से आप लाइक ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इतने सारे नॉलेज से कोई एक दो मिस्टेक जो आप हमेशा करते देखते हैं लोगों को जब किसी कोर्ट या केस की बात आती है, आपके नॉलेज से, कि आपको लगता है कि ये मिस्टेक बार बार लोग करते आ रहे हैं? एक मिस्टेक तो ये होता है कि कुछ लोग जैसे कि बिना पूरी तैयारी किए हुए आप कोर्ट में बहस करने के लिए चले जाइए। फर्स्ट उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, उसका नहीं किया जी। या कुछ ऐसा हो सकता है कि अब कुछ लोग गलत सबमिशन भी करते हैं। गलत सबमिशन
गलत सबमिशन माने जो घटना नहीं है, जैसे मान लिया फौजदारी का मुकदमा कर रहे हैं, जी उसके खिलाफ एविडेंस क्या है, उसमें कंसील कर लिया बहस करने के समय में, जी जी इसके खिलाफ ये एविडेंस नहीं है, जी इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया, अपने मुजालों को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ भी। फैक्ट कंसील करना शुरू कर दिया, गलत बात कहना शुरू कर दिया, जी। इस तरह की बातें भी होती है। सो दो चीजें हैं, एक तो आप पूरी प्रिपरेशन से आए फर्स्ट, एंड सेकेंड चीज है कि आप जो लाइक समहाउ आप जो झूठ लेकर आते हैं। एक बात जान लीजिए, वकील की हमारे समझ से जी वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आदमियों के प्रति है। जैसे लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दिस क्लाइंट, जी lawyer is responsible towards the court, कोर्ट या lawyer is responsible towards the society। ओके या दैट्स ट्रू आल्सो। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना भाई। जी 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 जी, बिल्कुल। तो हर सबको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने कलीग से भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सोसाइटी से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, कोर्ट के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल के इसमें कुछ एक नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग क्लाइंट पर ही रखते हैं। क्लाइंट पे ही रख देते हैं, मेन टार्गेट में है क्लाइंट का इंटरेस्ट। क्लाइंट का बस काम हो जाए, बाकी सारी चीजें रॉन्ग हाँ, उसके लिए हर तरह इधर उधर कई बात करते हैं। ऐसी बातें भी है कि सब ऑनेस्टली चलता है, फेयर डीलिंग होता है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता है, सब भी होता है। तो अंकल दो चीजें हमेशा हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। पहली है कि आप प्रिपरेशन करके आए। लॉयर के लिए हाँ। आप प्रिपेयर्ड होके कोर्ट में जाइए, बिना प्रिपेयर्ड कोर्ट में जाने के बाद अननेसेसरी कोर्ट का भी समय बर्बाद होगा और आपका भी समय बर्बाद होगा और केस कोई केस भी डिले होगा। हाँ, और दूसरी है अंकल वो झूठ वाली चीज है कि वो ना करे। हाँ, कंसीलमेंट ये जो गलत काम है ही ना, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट गलत काम है। अच्छा अंकल, इससे गलत काम तो रिलेटेड नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन है, ये आपको आपके लाइफ के हिसाब से इसका आंसर करना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इथिक्स पे बिलीव करते हैं और आपने अपनी लाइफ में देखा है कैसा होता है कि जो लोग गलत करते हैं उनके साथ गलत होता है, या जो राइट करते हैं उनके साथ राइट होता है? क्या होता है ये ऊपर वाला जाने, क्यों होता है ऊपर वाला जाने। हम तो ये देखा है कि जो निर्दोष है वो भी फांसी चढ़ जाता है जी। और जो दोषी है वो भी रिहा हो जाता है। इसलिए कि हम लोगों के समाज में आपको कहा कि फौजदारी का मुकदमा कैसे शुरू होता है, तो उसमें एक तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है, पुलिस ऑनेस्टली कर रही है कि नहीं कर रही है, क्वेश्चन मार्क वहाँ उठता है। जी दूसरी बात बयान होगा, गवाहों पर चलाएगा, जी गवाह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, एक अलग आइटम। जी जी क्योंकि जज तो करेगा कागजी न्याय। हाँ हाँ हाँ, जज के सामने में जो गवाह बोला है वो इस डायरी में जो मटेरियल है सो उसको देख के उसको फैसला करना है। उतना जानता है घटना क्या घटी है। क्या घटी है। इसीलिए इसमें क्या करेगा वो जज, क्या कर सकता है बेचारा। हाँ, उनके पास जो कागज, इसलिए हम कहते ही है कि हम लोग के यहाँ कागजी न्याय की व्यवस्था है, रियल जस्टिस की व्यवस्था नहीं है। कागज पर जो न्याय होगा वही न्याय है। ये एक जिस जिसके पुलिस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट न करे, जिस जिसके गवाह झूठ बोलने के लिए डिटरमिन्ड हो, उस जिसमें न्याय की क्या उम्मीद कर सकता है। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसी बेसिस पर जज फैसला करेगा। तो जज को अगर बेसिक गलत दिया गया है तो रिजल्ट तो गलत होगा ही। तो अंकल ये जो इथिक्स वाला क्वेश्चन है इसको फिर से थोड़ा सा टर्न करते हैं, और ये आपको बस अपनी लाइफ के हिसाब से इसका आंसर करना है। कोर्ट और केस को थोड़ा सा भी हम रखते हैं, बस आपने अपनी लाइफ में क्या हम अपनी जिंदगी में एक दो चीजों पर भी विश्वास करते हैं। एक तो प्रभु पर ध्यान मेरा रहता ही है कि अल्टीमेटली वही है जो सब कुछ है। सेकेंडली मेरे जिंदगी का सोच यही है कि जो दूसरा करता है वो मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है तो काम मैं करूँ। अंकल इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल? बहुत तो कारण इसके हो सकते हैं। अगर दूसरा झूठ बोल रहा है तो हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके ओके अंकल, इसका असर पड़ता है ह्यूमन पे? आपने देखा दूसरे पर असर पड़े या नहीं पड़े, खुद पे अपना एक प्लेजर उसको महसूस होता है, कॉन्फिडेंस पे प्लेजर, वो बोल्डनेस देता है आदमी को जब वो ऑनेस्ट होता है। एक छोटी सी घटना हम सुनाते हैं। अपने बाप ने कहा, मैं एक मर्डर केस का बहस कर रहा था जी। एसपी सिन्हा साहब जज थे उस समय, जो सुप्रीम कोर्ट जज से रिटायर किए। सिन्हा साहब रांची में रहते थे, रांची से यहाँ आए थे। उसमें दो अदालत था, दोनों पर भाला से मारने के लिए सुन जी। एक पर था कि एक भाला मारा, दूसरे पर दोनों पर एक भाला मारा, उस पर गिर गया तो दूसरा एक आदमी दूसरी भाला रिपीट किया। तो जब मैंने बहस करना हमने शुरू किया तो जज साहब ने हमसे कहा, सिन्हा साहब ने, कि वो देखो गिवन वन भाला ब्लो। अच्छा।
तो हमने कहा नो माय लॉर्ड, petition number 2 has given 2 bhala blows, one he gave his ear and when he fell down that he gave another bhala blow. तो चौंक गए हम देख के। तो उन्होंने हमसे कहा कि then I will not grant you I will not grant bail to the petitioner 2. हम कहा my lord I can't conceal the facts. ओके, हाँ सही बात, मैं छुपा नहीं सकता। तो पहला को उन्होंने बेल दे दिया हाँ और दूसरे मुदाला को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया अगर 3 महीना में ट्रायल उसका कंक्लूड नहीं करता है तो ही मे रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल। 3 महीने के बाद फिर उसका हम प्रेयर बेल किया तो उन्होंने बेल दिया। मिल गया। तो कंसील इसलिए उसका अंजाम हमको ये मिला कि जब कभी मैं उनके यहाँ बहस किया उन्होंने कभी फाइल खोल के नहीं देखा। अच्छा, इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। तो ऐसा होता है कोर्ट में? ऐसा होता है, खूब होता है। खूब होता है। एक घटना और सुनाते हैं, विजय साहब के यहाँ वही मर्डर केस का बेल बहस कर रहे थे। जी। उसमें बहुत एक्यूज थे। हम जिसका बहस कर रहे थे उसका FIR में नाम था, FIR में एलिगेशन उसका था, लेकिन बाकी किसी ने उसके बारे में डायरी में नहीं बोला था पुलिस के यहाँ। तो हमने जज साहब के यहाँ यही बहस किया कि ऑल्दो ही इज नेम्ड इन द FIR but no witness has made any allegation against him. So only informant is the person has named me. तो उन्होंने कहा जो खिलाफ पार्टी इन्फॉर्मेंट के जो मुदाला थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक मुदाला एक गवाह है पारा नंबर 100 में, उसने भी इनका नाम लिया। अच्छा। हम तो शॉक्ड हो गए। जी। बाहर जो जूनियर मेरा असिस्ट करा तो हमका कहाँ से आ गया, कहाँ से? तो डायरी पढ़ा तो बात ये थी कि हम तो कोर्ट से बाहर निकल गए थे। तो डायरी जब निकाल के जब देखे तो इन्फॉर्मेंट का फर्दर स्टेटमेंट था। अच्छा। होता है कि एक FIR आपने किया तो फिर पुलिस आपकी बयान लेगी, फर्दर स्टेटमेंट। तो फर्दर स्टेटमेंट फिर वही इन्फॉर्मेंट करेगा। तो आदमी देखी था FIR में कहा और फिर फर्दर स्टेटमेंट में कहा। तो हम फिर लौट के आए। वो जैसे हमारे नॉन थे, धर्मगाम में प्रैक्टिस करते थे वो, जिसमें हम धर्मगाम थे उस समय। तो हमने कहा कि हम इंटरप्ट किए, आई हैव टू से समथिंग, कैन व्हाट यू हैव टू से। हम कहा मेरा allegation has been made that I made a false statement in the court. But factually, that is not a false statement. That was a statement of the informant, and second statement was the other statement of the informant. So, just आपने से ऊपर कहा, I know you. You can't make the wrong statements. I believe. This is not a question that my lord knowing me. Bar has heard, all members present here, heard that I made a wrong allegation is made against me, the wrong statement I have made. Therefore, I'm doing everything. He rejected my bill petition. Can I hear this case again tomorrow? उन्होंने फिर दोबारा कहा और कहा कि सरकार को कोर्ट ऑफिसर को कहा कि डायरी हमको आप दे दीजिए, ओके, सो दैट को उसको वेरीफाई कर सकें। सेकेंड डे जब शेयरिंग हुआ तो इन्फॉर्मेंट हमसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इन्फॉर्मेंट से कहा कि आप करेक्ट थे कि विशाल साहब करेक्ट थे। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं हम ही से गलती हो गई थी इन्फॉर्मेंट का स्टेटमेंट। तो एक इम्प्रेशन होता है। अगर आपका जो करेक्टर है उसका वैल्यू तो होगा। अगर आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं और एक बार आप पकड़ा गए तो आपका वो इमेज, तो फिर वो इमेज तो आपका खत्म होगा, उसका कोई उपाय नहीं। अंकल, आपके लाइफ के इतने सारे जो एक्सपीरियंस है उससे अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपके कोई ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनको आपको 3 ऐसी चीजें शेयर करनी है जो उनको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करेगी, सक्सेसफुल भी बनाएगी और सही रास्ते पे भी रखेगी, वो क्या नॉलेज होगा आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से? एक तो है कि जहाँ कहीं भी रहे जी, वो हार्ड लेबर करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वो पढ़ने का स्टूडेंट है तो पढ़ने में मेहनत करना चाहिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो वहाँ उसको मेहनत करना चाहिए, जहाँ जाता है वहाँ उसको मेहनत करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार। अंकल, एक सेकेंड और आपका लूँगा, ये जो ईमानदारी वाली चीज़ कही आपने, इसको आपने अपने लाइफ में देखा है इसका इफेक्ट होते हुए? ये अगर कोई इंसान ईमानदार है तो इसका इफेक्ट उसके लाइफ में पॉजिटिवली आया है? नहीं, पॉजिटिव नहीं आता है जी। वो आप कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए वो ठीक है, बाबा कैरेक्टर बिल्ड करेगा, आपका एक पर्सनालिटी बनावेगा वो, लेकिन उससे आपको एडवांटेज बहुत मिले इसकी कोई संभावना नहीं। अगर अंकल आपने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहा है कि ईमानदार रहे, तो आपने कुछ तो देखा, कुछ तो सोचा होगा, तभी आपने सजेस्ट किया। नहीं, ईमानदार तो अभी जैसे बच्चे हैं जी, तो उनको तो ईमानदार होने का कोई स्कोप कहीं नहीं है। तो फॉलो करना है, डायरेक्शन को फॉलो करना। तो उसको जनरल लोग स्टोरी सुनाते हैं, हम लोग बच्चे लोग को पहले दादाजी लोग कहानी सुनाते थे ज्ञानवर्धन के लिए। जी।
तो वो कॉन्सेप्ट आजकल अब करीब करीब खत्म हो खत्म गया। हो गया, राइट। दादाजी मिलते ही बहुत कम है लोगों के साथ, अधिकतर तो बच्चे लोग बाहर काम करते हैं, बूढ़े जिस एल्डरली पीपल घर पर रहते हैं। तो इसीलिए जनरल एक डायरेक्शन की बात है कि आदमी की ईमानदार रहना चाहिए, टुवर्ड्स सोसाइटी भी होना चाहिए, टुवर्ड्स अपने से पृथ्वी ईमानदार होना चाहिए। और तीसरा है जो अपने लड़के को बराबर करते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। अब अंकल मैं हेल्थ की बात आपको एक बात कहता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, आउट ऑफ इंडिया की बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने एक चीज हमेशा देखी है कि जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो हमेशा अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। उनका विजन ये होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ, हेल्दी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बेहतर सोच पाऊंगा। दूसरी कि मैं किसी भी काम को नॉर्मली अगर 8 घंटे में करता हूँ तो मैं 4 घंटे में कर लूँगा। तो मैंने देखा है कि जितने भी अच्छे एथलीट्स हैं, जितने भी अच्छे टॉप सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी होती है। तो हम लोग क्या एक पुरानी कहावत थी जी जो पहले कहता था, मनी इज गॉन नथिंग गॉन, या हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग एवरीथिंग गॉन। इज गॉन। अभी जो सिस्टम है वो जस्ट उसका रिवर्स हो गया, लेकिन तभी हेल्थ बीसी में है। हाँ, हेल्थ बीच में ही है। मनी इज गॉन एवरीथिंग गॉन, गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, कैरेक्टर इज गॉन नथिंग गॉन। नथिंग तो अब ये फार्मूला चल हम कहने का संस्था कि दोनों से अप्रोच में भी हेल्थ बीसी में है। हेल्थ का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी कीजिए हेल्थ के बेसिस पर ही कीजिएगा। इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू समथिंग, देन हम लोगों के साथ जोड़िएगा। अब जैसे बड़ा हम बहुत चल नहीं सकते हैं, दम फूलने लगता है, पाँव में एक पाँव का हम लोगों ने नी ट्रांसप्लांट करवाया, एगो का नहीं करवाया। डॉक्टर को दोनों कहा था करने के लिए, बेस्ट नोन टू हिम, एक ही का किया उसने। तो इसका अंजाम है कि अब अगर हम उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना हम पहले करते थे, तो हेल्थ अगर हमारा ठीक रहा होता तो आज हम ज़्यादा यूजफुल होते सोसाइटी के लिए भी, अपने लिए भी। तो हेल्थ चूंकि हम उस पर ध्यान नहीं दिया प्रॉपर, तो उसका अंजाम हम भोग रहे हैं। जी, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस आजकल करीब करीब खत्म हो गया। जी, कैरेक्टर के हिसाब से खोजना जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो गया। अंकल मेरी एज तो बहुत छोटी है, फिर भी मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें गौर की है, देखी है मैंने, कि जब भी मैं ऑनेस्ट रहता हूँ ना, जब भी मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मुझे थोड़ी सी अधिक सपोर्ट कर रही है। ट्रस्ट मी अंकल, मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं ऑनेस्ट हूँ ना, मेरे कोई भी रास्ता होता है ना मेरा, वो और लेट से लोगों से अधिक इजीली ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अंकल, मैं अपने दोस्त को काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मुझे एक एडवोकेट अंकल के साथ वीडियो करनी है, राइट। मैं घर से आया, मैं बालकनी में खड़ा था और सडनली आपके हाँ, उनको मैंने देखा और मेरा सडनली ऐसे ही मैं सोकर ही उठा था। मैं बोला कि नहीं, आज बात कर लेता हूँ। उनसे बात हुई और आपके साथ मेरी वो हो गई। जस्ट ए चांस। और ये मेरे साथ अक्सर ऐसे कर सकते हैं, जस्ट ए चांस। और तो अंकल क्यों होता है, कहने की बात है। देखिए ऊपर वाला की उसकी क्या कहाँ कैसे सोच है वो कहना बड़ा कठिन है। राइट, वो कहाँ किसको सपोर्ट करेगा, कहाँ कैसे, ये मान के चलना चाहिए कि जो हमारा कर्म था उसका फल है। जी, तो कहानी सुना देते हैं जी, कि एक मर्डर केस में, मर्डर केस बैड पार्टी ये कहना था कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फॉल्स इम्प्लीकेशन मिला है जी। लेकिन उस केस में उसको हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से भी आजीवन कारावास हुआ जी, हाई कोर्ट से उसकी सजा रह गई और सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ से उसका अपील खारिज हो गया जी। सजा रह गई उसकी। तो एक दिन मेरे यहाँ जब उसके बाद मेरे यहाँ आया कि वकील साहब हम तो कुछ किया नहीं था, हमको ऐसी सजा क्यों मिल गई। हम कहा हो सकता है इस घटना में आपका हाथ न रहा हो, लेकिन आप कुछ किए हुए जिसका फल ऊपर वाले को देना हो तो इसी के माध्यम से आपको देना हो। वो क्यों क्या करता है उसको कौन जानता है, उसका रीजनिंग तो आप उससे पूछ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। वही हम कहा कि तहसील नाम है आजकल ये कंफ्यूजन है। वो बहुत बड़े डकैत थे जी, तहसीलदार सिंह जी। उनका बहुतों मर्डर के एक्यूज थे वो। अंत एक केस में वो पकड़ा गए उसमें उनको सजा हो गई जी। तो उन्होंने कहा कि इतना क्राइम हमने किया मुझे कभी सजा नहीं मिली, जो क्राइम हमने नहीं किया उसमें हमको सजा मिल गई। तो कर्म का फल है जी। वो कहाँ से किसका फल देगा कहना बड़ा कठिन है। आप भगवान बिलीव करते हैं? एकदम।
भगवान बस कृष्ण का फोटो मेरे सामने में लगता है बजबल का, और देखिएगा कृष्ण सामने मेरे हैं। कृष्ण मेरे आदर्श हैं। और मैं अभी आया तो आप वो माला भी जप रहे थे। जपते हैं। अब देखिए, अब ये सब मैं 80 के आसपास पहुंच गया हूँ। जी संजोग है कि कई बार सोचा कि पुलिस प्रोफेशन को अब छोड़ दूं, लेकिन संजोग बस छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब प्रोफेशन हमको नहीं छोड़ रहा है कि हम प्रोफेशन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये कहना बड़ा कठिन है। तो इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान प्रभु की तरफ करना है। अगर 100% डेडिकेशन हमको प्रभु के प्रति हो जाता तो मैं कब का औकात छोड़ दिया जाता। लेकिन 100% वहाँ भी नहीं होता है। तो जो ये कुछ प्रक्रिया करके उसमें लगे हुए हैं कि कहीं प्रभु की कुछ कृपा हो जाए तो चल देंगे। तो उसके लिए सब माला जपते हैं। धर्म की आस्था तो मेरे बचपन से है, जी और कभी कभी उसका असर दिखाई भी पड़ता है, जी। जैसे झलक देता है। जैसे और व्यक्तिगत ज्ञान की बहुत बातें तो हम कहना नहीं चाहेंगे। नहीं अंकल, अगर आज तक ईश्वर से हमने कुछ नहीं मांगा है, ये जान के आपका होगा। जी क्यों मैं जानता हूँ कि उसको हमें कर्म का जो फल देना होगा वो देगा। मैं क्यों उसको ह्यूमिलिएट करूँ ये कह के कि आप हमको दीजिए, वो नहीं देगा, तो बेचारे उनको भी परेशानी, हमको भी परेशानी। इसलिए कुछ मांगता नहीं हूँ मैं। हाँ, पूजा करता ही हूँ, उनका श्रद्धा सब रखता ही हूँ। जब कभी हम पर कोई समस्याएं जीवन में आई है तो उससे हमको बचाया है, तो फैक्ट। हाँ अंकल, अभी जो मैंने आपसे बात करी ना वो कि मैं बिलीव करता हूँ कि जब भी मेरा रास्ता होता है, मैंने अक्सर देखा है लाइफ में जब भी चीज़ें होती है ना वो सडनली ऐसे हो जाती है। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि मैंने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलत की है मेरे पे पड़ा भी है तगड़ा सा। तो मैं ये करता हूँ और हम ईश्वर की कृपा हम पर है लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर है तो कष्ट होगा ही, जी जी तो उसको उससे करेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा रहती है हम पर। मैं दरभंगा से मैं प्रैक्टिस करता था जी 7-8 साल दरभंगा में प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा। 77 में मैं पटना हाई कोर्ट शिफ्ट किया प्रैक्टिस अपना। यहाँ जब मैं आया तो मैं करता था कि सोम मंगल बुध बीफे यहाँ रहता था। जी बीफे की रात में चला था, शुक्र शनिचर वहाँ 2 दिन काम करता था। जी वही मेरे सपोर्ट का कारण था पटना में प्रैक्टिस करने का। जी वहाँ जो 3 दिन में कमाते थे 4 दिन में वही सी राह पर चलता था। एक बार संजोग ऐसा हुआ कि हम वहाँ से करीब 250 रुपया लेके आए थे। हम बात कर रहे हैं आपको 1978 78 का। जी तो मकान मालिक का मेरा किराया देते थे 325 रुपया। तो उनको पैसा दे दिया था, कुछ पैसा उनको बचा हुआ था करीब 250 रुपया। तो 200 रुपया उनको हम दे दिया। हम कहा कि 25 रुपया वापस ही करवे करेंगे, और बाकी 25-20 रुपये का 3-4 दिन के लिए काफ़ी है। उस ज़माने में तो आराम से चलता था। अब संजोग से उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो हम मांगना नहीं चाहते थे। और अंत में 25 रुपया मेरा था, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। उस समय हमारे सीनियर थे दरभंगा के, हमारे रिलेशन थे, रामने साहब हाई कोर्ट जज थे यहाँ। तो उनके यहाँ तिला संक्रांत में उनका जन्मदिन था, तो उनके यहाँ खाना हम लोग का होता था तिला संक्रांत में, जहाँ भी रात दिन का खाना वहीं होता था। तो मेरे पास 500 रुपया बच गया था। तो मैं रिक्शा से गया, 1.5 रुपया वहाँ रिक्शा भाड़ा लगा, लौटते आने में 2 रुपया बच गया। हम कहा अब तब ये 3 दिन 2 दिन और रहना है, ये 3 दिन अब किसी का हाथ फैलाना पड़ेगा लगता है। हम खा के का सो जाते हैं, शाम में देखा जाएगा, किसी की चिंता क्यों करें। जी सो गए तो करीब 1-8 घंटे के बाद मेरा नाम लेके एक आदमी पुकार रहे थे। जी वो आए, हम वो कहेंगे फला काम के लिए 500 रुपया हमको दे दिए। हम कहा देखिए शाम में हम किसी का मांगने जाते। आपके पास खुद आ गए। तो ये सब है, संजोग कर सकते हैं, उनकी कृपा कर सकते हैं, जो कहिए सब हो सकता है उसमें। जी ऐसे सिचुएशन देखा है। हमारे पिताजी भी बहुत धार्मिक थे। जी वो हनुमान जी के बड़े भक्त। जी उतना तक तो हमने पहुंच जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इनको हो गया जी, क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस ग्लूकोमा से। जी स्थिति, तो वो हनुमान जी के भक्त थे। तो वो हनुमान जी से कहते थे कि सबको ले जाने के लिए आपका समय हमको कहीं ले चलते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे क्यों? ब्लाइंडनेस से अच्छा, इसलिए वही कहते थे कि हमको लेकर ले चलिए, बहुत दिन हो गया, हमारा उम्र बीत गया, अब हमको ले चलिए। अब ले लोग दवा तो खाने के लिए कहता था, तो कहते थे कि नहीं अब हमको जीना थोड़े है, हम तो बाद जिंदगी से बीत गया। हनुमान जी नहीं ले जा रहे हैं, वही जब जल जाएंगे। और एक दिन कहें कि हमको सुंदरकांड सुनवाइए। सुंदरकांड
तो सुंदरकांड के हम लोग क्या होता है, सुंदरकांड की व्यवस्था होती है तो नीचे में लगता है पूजा करने के लिए मंडली आता है और गान बजान करता है। तो सामने वो बैठे हुए थे चौकी पर, और उस दिन जब हम गए हुए थे हम कैलिकट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन में, जी जी तो वहाँ से हम आए थे 4 तारीख को। तो पिताजी हमारे घर पर थे, हम आए तो मालूम हुआ कि उनका उर्ध्वांस चल रहा है, तो हम यहाँ से गए। उसके बाद वो हमारे भाई को कहे कि आज हम चले जाएंगे। तो हमारे भाई जाके हमको कहा कि पिताजी कैसे कैसे से बोल रहे हैं। तो हम आए तो हम पूछा ये कुछ हो रहा है क्या, बोला अपनी वैसी भाषा में। तो कहे नहीं अब कुछ नहीं, अब तो ठीक है। जब हम सुंदरकांड के पाठ शुरू होने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जी जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा, तो बैठ के हनुमान चालीसा पाठ किया। अच्छा, वो उठ गए वो हाँ, बैठ के सामने बेड पर, और पाठ करके उसके बाद जब सुंदरकांड शुरू हुआ तो लेट गए। जी। 3-4 बार खाली यही कहें कि 5 मिनट लेटे रहते थे, फिर उठा के बैठा दीजिए, अच्छा और फिर लेटा दिए, फिर कभी उठा के बैठा दीजिए। 3-4 बार किए, और तीसरा दोहा जहाँ है, जब प्राण जाए की वाट, तुलसी के रामायण सुंदरकांड में उसी दोहा पर उनका प्राण छूट गया। तो ये जानते हुए कि हम आज जाएंगे, हाँ इतना सुंदरकांड का पूजा करते हुए हनुमान तुलसी क्या कहते थे, सुंदरकांड का पाठ सुनते हुए उन्होंने प्रस्थान किया। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बात बिल्कुल जानकारी है कि आज हम चले जाएंगे, और एक बार भी उसका कष्ट उन्होंने फील नहीं किया। अंकल तो कहने का मान था कि धार्मिक प्रवृत्ति हम लोगों के ब्लड में है। ब्लड में है। अंकल लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन अंकल ये है कि आपने अपने लाइफ में कभी ऐसे फेल्योर को देखा है अपने आप के, जब आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या कभी आप फेल हुए हो, उसके बाद आपका माइंडसेट क्या होता है, आप क्या सोचते हैं फिर? देखिए, केस का रिजल्ट क्या होगा वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। जी। पहले ज्यादा करता था शुरू में, अब तो बहुत कम। पर्सनल लाइफ के? हाँ, नहीं, पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है, प्रोफेशनल तो मेरा पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है ना। जी जी जी। पर्सनल लाइफ में क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिए, समझे कहा। क्वेश्चन अंकल ये है कि आपने अपने लाइफ में कभी फेल्योर जब फेस करते हैं तो आपके अंदर क्या आता है? कोई फेलियर है ही नहीं, और जो फेलियर हुआ उसको हम फेलियर माने ही नहीं। अच्छा। MSc हम कर रहे थे, MSc नहीं किए, बीच में लॉ करके चले आए प्रोफेशन में। जी। MSc करना छोड़ दिया। जी। छोड़ दिया। उसके पीछे तो वो फीलिंग हमको आज तक नहीं हुआ है। टेंशन हुआ है, अब पत्नी मर गई तो डिस्टर्ब हुए, पोती हमारी थी बीमार हुई तो 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में थी, शुरू में लगातार एम्स में, टेंशन की बात थी, वो परेशानी हुई है। तो हम उसमें रसी हो गए हो, ऐसी बात तो आज तक नहीं हुआ। अगर मान लीजिए अंकल कोई, और मेरी इच्छा ही नहीं होती है, सबसे बड़ी बात प्रभु की एक बड़ी सबसे बड़ी कृपा है कि हमारी कोई इच्छा नहीं होती है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, होती ही नहीं है। वही इच्छा आपके पास आती है जिसको हम कर सकते हैं। आते हम जितनी गाड़ी खरीदे, कोई गाड़ी हम बैंक से लोन लेके नहीं खरीदे। अच्छा। सबसे कैश ऑन कैश खरीदे। जी। जो पैसा रहता था तो इच्छा होती है, तो हम कहे जा रहे लोन कर देने के लिए भाई। बिल्कुल अंकल, अब ये मेरा एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप लेट्स से कि 20 या 22 या 25 साल के थे, उस समय आपको एक कोई एडवाइस आपको लगता हो कि अगर उस समय ये एडवाइस मुझे मिल जाती तो मैं और बेहतर करता या कर सकता था किसी भी फील्ड में, लेट्स से कि ये भी हो सकता है कि हाँ टेंशन कम लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बस एक एडवाइस। तो ये हम प्रोफेशन में जमा है। हाँ। तो हम लोगों को था जैसे कोई चीज बने कानून पढ़ रहे हैं किताबें, आधा जजमेंट पढ़े, कोई आम गोल छोड़ के चल उठ गए, जी। फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू से पढ़ना है उसको। तो हमारे एक सीनियर थे, हम प्रोफेसर शंकर मिश्रा जी, बाद में यूनिवर्सिटी वगैरह रिटायर किए। तो उनसे हमने देखा है कि उन्होंने हमको शिक्षा दिया कि जो पढ़ते हो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ो। अच्छा, जो भी पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करो। वो कंप्लीट करके, तो वो हमको बहुत फायदा किया उसका। जी। तो स्टेज पर लगता था कि एक ही बार पढ़ना है, फिर टाइम सेविंग बहुत हो जाता था, फिर पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एडवांटेज हमको हुआ उसमें। जी। तो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर मेरे लिए कोई एडवाइस? क्या, किस मामले में? लाइफ के मामले में, एकदम छोटा सा भी, जो आप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहते हो। ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन। ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन। जी।
मीन्स अपने प्रोफेशन को लेकर ऑनेस्ट ऑनेस्टी रहना चाहिए, उसका जितना रिक्वायरमेंट्स है उसका पूरा करना चाहिए। मुझे नो अंकल नो शॉर्टकट। अंकल आपने मुझे वो बात कह दी जो शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि मैं घर की चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा था, तो मैं अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा सा डाउन हुआ था, और आपने आज वो कह दी, तो मेरे लिए ये बहुत नहीं, इसलिए हम कहा कि हमको भी इसकी फीलिंग हुई है, इसकी बात कर रहे हैं। जी हम दरभंगा में प्रैक्टिस करते थे, जब अपील हमको बहस करने के जाना था, तो हम पढ़े हुए थे, जो था वो पढ़े थे। सो उस दिन टाइम से इंडिया में पढ़ जाता था एडवाइस करके, यूज द टिम्बर व्हेन इट इज सीजनड, यूज द टिम्बर टिम्बर व्हेन इट इज सीजनड। ओके वही उसी टाइम्स ऑफ इंडिया का वही था उस दिन, जी थॉट ऑफ द डे जो हाँ उसमें आता था। आता है उसमें। तो हम कहा कि हम ही को तो नहीं कह रहा है कि अपील पूरा तैयार नहीं है, बहस करने जा रहे हैं। तो उस दिन टाइम लिया जी और उसका फिर तैयारी किया हमने पूरा, और तब जाकर हमने बहस किया। तो देखा थे क्या कर, उस दिन बात करते थे इतना बढ़िया से हम बहस नहीं कर पाते, ये हम तैयारी किए ही हुए नहीं थे उस हिसाब से। उसने यूज द टिम्बर व्हेन इट इज सीजनड, सीजनड कीजिए तब उसका व्यवहार कीजिए, नहीं तो वो टिकेगा नहीं। ठीक है अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टाइम बहुत कीमती है, फिर भी आपने हमें अपना टाइम नहीं, अब तो कुछ प्रभु के नाम पर समय देते हैं, कुछ प्रोफेसर के नाम पर समय देते हैं, अब तो बांट के काम चलता है। पहले 100% प्रोफेसर पर डेडिकेटेड से, इधर काम करना कम कर दिया है जी शरीर के कारण भी, और इसलिए अब तो थोड़ा प्रभु पर भी टाइम देते हैं। जैसे माला जपने का काम है, वो भी काम है। सुबह में हम मोस्टली हम 4-5 बजे जगते हैं, तो 2 घंटा हमको लग जाता है अपना काम करने में, 1.5 घंटा माला जपने में, उसको प्राणायाम किया, 7 बजे से हम काम करते हैं। इसलिए ये हो इंगेजमेंट है, प्रभु का भी ध्यान देना। अंकल बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और हम इसके बाद भी आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉडकास्ट बहुत इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।